हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी यूजी का पेपर स्टार्ट हो गया है और 13, 14, 15 तीनों दिन की तीनों शिफ्ट में, ठीक है, पॉलिटी से एक ऐसा टॉपिक जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो है आर्टिकल्स। हर शिफ्ट में आर्टिकल से 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना, उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत के संविधान का भाग 3 निम्नलिखित में से किसके बारे में बताता है? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है ना, उसकी अगर बात की जाए ना, तो वो बात करता है आपके फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात होती है आर्टिकल 3 में। और अगर पार्ट 3 में, सॉरी, अगर आर्टिकल्स की बात की जाए, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल ये मेंशन करता है कि कोई भी अक्यूज पर्सन है ना, किसी भी ऑफेंस में, शेल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये जो आपका आता है वो आता है आर्टिकल 20 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 20 जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेफगार्ड करता है सर्टेन राइट्स इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो फाइनेंस कमीशन की जब बात आ जाती है ना, तो वो आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका आर्टिकल 280। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 280 जो है भारतीय संविधान का, वो बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, है ना। फाइनेंस कमीशन जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, है ना। और इसी में एक आर्टिकल आता है 280(2), जो ये बात करता है कि पार्लियामेंट जो है वो डिटरमिन करेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होंगे, अपॉइंटमेंट जो होंगे ना इनके मेंबर्स के, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट का जो क्वालिफिकेशन होता है वो आता है 280 पार्ट 2 में। भारतीय संविधान का भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक है, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे या यथास्थिति आश्रित को किस आयु के बीच में शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी है ना, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, वो आता है पार्ट 4A में, है ना। तो उसके अनुसार माता पिता को बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। और किस उम्र के बीच के बच्चे हैं जिनके लिए प्रावधान है, वो है 6 से लेके 14 तक। ठीक है, 6 से लेके 14 तक के जितने भी बच्चे हैं ना, वो माता पिता का कर्तव्य है कि वो उनको शिक्षा की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे। और ये आया था आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 का था ना, उसमें राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल एक्ट जोड़ा, फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था, है ना। उससे पहले 10 होते थे, 11वां था ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये आता है आर्टिकल 21A के अंडर में। ठीक, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन सा है आर्टिकल? तो आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है वो है आपका 51A। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो गया था 1976 में। 51A बताता है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एक भारतीय नागरिक की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद से संबंधित है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? वो हैं आपके 79 से लेके 122 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 79 से 122। ये आर्टिकल बहुत मतलब अलग अलग एक्सपेक्ट पे बात करते हैं, जैसे फंक्शन क्या होगा पार्लियामेंट का, स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, पावर्स क्या होंगी, वो ड्यूटीज़ क्या हैं, वो सारी बातें होती हैं इन 79 से लेके 122 तक में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है? तो वो आपका है पार्ट 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्ट 4 जो है वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। और हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, BR अम्बेडकर जी, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक नाम दिया था, वो था नोवल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नोवल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमने अडॉप्ट किससे करे हैं? तो ये हमने करे हैं आयरलैंड से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट करे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या उपजीविका को अपनाने का अधिकार देता है? राइट टू फ्रीडम। बेसिकली हमसे पूछा गया कि राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में आता है, तो वो आता है आपके आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 से लेके 22 तक जो है आपके वो बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित किया गया था? ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आता था आपका फंडामेंटल राइट में, ठीक है, तो उसको वहां से हटा के लीगल राइट बनाया गया था। फंडामेंटल राइट से हटाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट आया था? वो आया था आपका 44th अमेंडमेंट, है ना, 1978। और फंडामेंटल राइट से इसको लीगल राइट बना दिया गया था। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 300A। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक को कोई भी पेशा या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है? ठीक है, तो किसी भी इंसान को कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन करने की आज़ादी है, वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो वो है आपका आर्टिकल 19(1)G। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19(1)G। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों के उन्मूलन की मान्यता दी गई है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है बेसिकली, है ना, वो किसके द्वारा, कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो वो है आर्टिकल 18। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मिलिट्री के टाइटल्स, है ना, एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो होती हैं वो है, ठीक है, ये सारे इसमें एक्सेप्शंस हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनगणना सूची का विषय है? ठीक है, तो कौन सा जो आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि पॉपुलेशन सेंसस जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है? ठीक है, जैसे कि आपको पता है 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक है आपकी स्टेट लिस्ट, एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, है ना।
कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक आते हैं जिन पे सिर्फ यूनियन केंद्र सरकार जो है वो नियम बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक हैं जिन पे राज्य सरकार नियम बना सकती है, और कॉन्करेंट में दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि पॉपुलेशन सेंसस जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है, तो वो है आपकी बात आर्टिकल 246 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 246, है ना। और ये कौन से शेड्यूल में लिस्टेड है, ये है आपके 7 शेड्यूल में बताया हुआ है, 7 शेड्यूल में इसका जिक्र है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं? तो देखिए आर्टिकल 164 जो है ना, आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 बात करता है कि चीफ मिनिस्टर जो है या दूसरे जितने भी मंत्री हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है, और बाकी के जो मंत्री हैं वो चीफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि इनको अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, और तो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, तीन सबका ही एक तरह से राज्यपाल ही हैं जो इनकी नियुक्ति करते हैं, है ना। और इनको पावर्स हटाने की पावर भी जो है गवर्नर के पास ही होती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? ठीक है, अनटचेबिलिटी जो है उसका अबॉलिशन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो वो आपका आर्टिकल 17 में बात होती है। ठीक है, आर्टिकल 17 डील करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? ठीक है, तो आर्टिकल्स हैं जिनमें जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब वो कौन, हमसे पूछा गया महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड जो हैं वो कौन से हैं? तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करने वाला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 371। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 371। और देखें तो 371 ए भी है हमारा। ठीक है, वो किससे डील करता है? वो करता है नागालैंड से, है ना। ऐसे ही 371 बी है जो किससे डील करता है? आसाम से। 371 सी है वो डील करता है आपके मणिपुर से, और 371 डी है वो डील करता है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। ठीक है, इन दोनों से डील करता है आर्टिकल 371 डी। 371 ए निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आर्टिकल 371 ए किससे डील करता है? वो डील करता है आपके नागालैंड से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किस चीज से संबंधित है? 323 आर्टिकल जो है वो किस चीज से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपके रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, जिसको इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें जो है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किया जा सके लोगों का। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, ठीक है, ये सारे, तो उनकी जो रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आता है आर्टिकल 323 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में आपके थे 395 आर्टिकल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 395। पार्ट की बात की जाए कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे। शेड्यूल्स की बात की जाए तो कितने थे? 8। आज की डेट में बात की जाए तो कितने आर्टिकल हैं? 448। कितने पार्ट हैं? तो है 25, और शेड्यूल कितने हैं? 12। ठीक है, तो बढ़ गए हैं पहले से। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार राज्य का डैश विघटन के अधीन नहीं है। ठीक है,
कौन सा ऐसा कह सकते हैं पार्ट है स्टेट का वो डिसोल्यूशन के सब्जेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये जो है आपके आर्टिकल 172 के अनुसार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल वो विघटन के अधीन नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? तो ये जो बात है ये कौन से आर्टिकल में कही गई है? ये है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया consist of that of states union territories specified in first schedule। ठीक है, तो ये सारी बात की गई है आर्टिकल 1 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो ये कौन सी विशेषता का उल्लेख करता है? तो ये आपके बात करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 जो है वो किस चीज से डील करता है? वो आपके डील करता है एंट्री और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंट्री और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट जो है वो नए स्टेट बनाने की उनको पावर है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 जो है वो डील करता है, पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। एक है जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें नए स्टेट शामिल करने का, ठीक है, और पावर है कि नए स्टेट बनाने का। ठीक है, ये जो पावर है वो उसमें दी जाती है। आर्टिकल 1 जैसे मैंने बताया था, आर्टिकल 1 है वो डील करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। 3 डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। साथ ही आर्टिकल 3 में बात की जाती है कि अगर किसी स्टेट की एरिया को ऑल्टर करना है या बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है या नाम को जो ऑल्टर करना है वो आता है आपके आर्टिकल 3 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो वो है आपका आर्टिकल 52 से 78। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52 से 78। इसमें 52 से 62 तो बात होती है आपकी प्रेसिडेंट की, है ना, 52 से 62 तक बात होती है प्रेसिडेंट की, और उसके बाद 74, 75 और 78 जो है वो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, और 76 जो है वो बात करती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आपका आर्टिकल 26। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि संविधान के प्रारंभ से पहले बने वे कानून जो भाग 3 के विपरीत हैं शून्य होंगे? ठीक है, तो ये जो है ये जो आपकी बात होती है कि संविधान के प्रारंभ से पहले बने वे कानून जो भाग 3 के विपरीत हैं शून्य होंगे, ये आपकी बात की जाती है आर्टिकल 13 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश यह प्रावधान करता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC होगा।
ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, एनसीपीसी की जो स्थापना है वो कौन से आर्टिकल से हुई है। एनसीपीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये आती है आपके 338 B1 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 338 B पार्ट 1। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लेख आपका आता है आर्टिकल 300A में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 300A। ठीक है, 300A में बात है आपकी राइट टू प्रॉपर्टी की। राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये पहले आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जिसको बाद में हटा के लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, इसको लीगल राइट बना दिया गया था बाद में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है कि ये किसी भी डिपार्टमेंट के उत्तरदायी नहीं होंगे, है ना, आंसरेबल नहीं होते टू एनी कोर्ट, है ना। तो ये बात हो गई है आपकी आर्टिकल 361 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 361 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट हो, चाहे राज्य प्रमुख हो ऑफ अ स्टेट या गवर्नर हो, वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे अपनी पावर्स और ड्यूटीज जो इनकी परफॉर्म करते हैं उसको, उसके बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो मनी बिल जो है वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा। वो कहाँ पे आता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 109 बात करता है कि जो मनी बिल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, है ना, जो राज्यसभा में है वो प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। एक बार जो हाउस ऑफ पीपल है आपका, लोकसभा है, वहाँ से बिल पास हो गया, मनी बिल पास हो गया, वो ट्रांसमिट किया जाएगा राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में ट्रांसमिट किया जाएगा फॉर रिकमेंडेशन। उनको 14 दिन के अंदर जब बिल उनको प्राप्त होता है वो 14 दिन के अंदर रिकमेंडेशन के साथ वो वापस भेजना पड़ता है लोकसभा में। पर ठीक है, उसके बाद ये इनके ऊपर है, लोकसभा में है कि जो रिकमेंडेशन है उनको एक्सेप्ट करें या सबको ही रिजेक्ट करें। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, पर उसके बाद उस पर फैसला लिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा में कभी भी ये इंट्रोड्यूस नहीं होता है, इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा में ही होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय स्टाफ का प्रावधान करता है। सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कौन से में बात होती है, तो ये बात होती है आपके आर्टिकल 98 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 98 डिफाइन करता है कि जो सेक्रेटरीट होते हैं उनके लिए अलग से स्टाफ होगा हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। ठीक है, 155 किससे डील करता है, 155 आपके डील करता है गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये आता है आपका 155 में, है ना। और आर्टिकल 123 किस बारे में बात करता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये बात होती है आपके आर्टिकल 123 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधेयक बिल विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये जो है इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 198 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 198। प्रेजेंट सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही सिर्फ प्रेजेंट किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो 300A जो है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, वो डील करता है आपके राइट टू प्रॉपर्टी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट टू प्रॉपर्टी, जो शुरू में फंडामेंटल राइट था, बाद में लीगल राइट बना दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के बाद? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो जो प्रिविलेजेस होते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है, उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो वो है आपका आर्टिकल 105। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 105 डील करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो पावर और प्रिविलेजेस हैं, जो इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं इनको, उससे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, तो किसकी जिम्मेदारी होती है ये? तो आर्टिकल 112(a) के तहत जो ये जिम्मेदारी होती है, ये होती है प्रेसिडेंट की। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है हर फाइनेंशियल ईयर में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इंश्योर करना कि जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। और प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि भारत का जो कंटिजेंसी फंड है उसका कंट्रोल भी इन्हीं के पास होता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? तो ये इलेक्शन ऑफ लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की, ठीक है, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये आपकी बात होती है आर्टिकल 326 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 326 पार्ट 15 में आता है ये। ठीक है, पार्ट 15 में आता है। ये कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है कि जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं भारत में, है ना, और भारत के नागरिक हैं, वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार है। शुरुआत जब हुई थी तब 21 साल की आयु थी जिसमें आपको वोट देने का अधिकार मिलता था, उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के बाद जो एज है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल इनको पावर देता है? ठीक है, तो ये आपका है आर्टिकल 213। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 213। प्रेसिडेंट की बात करें, सेम पावर प्रेसिडेंट के पास भी है। वो कौन से में है? वो आ है आर्टिकल 123 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल 134 किससे डील करता है? तो आर्टिकल 134 की बात की जाए तो वो आपकी डील करता है, बात करता है यूनियन गवर्नमेंट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनियन गवर्नमेंट, है ना। पार्ट 5 में आता है आर्टिकल
134A की अगर बात की जाए, आप पार्ट 5 में आता है, डील करता है यूनियन गवर्नमेंट के सब्जेक्ट मैटर जो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के उनसे, ठीक है। वो बताता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ फॉर अपील है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में सर्टिफिकेट ऑफ अपील है उससे डील करता है 134A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये आर्टिकल 228? तो ये आपकी बात करता है स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 228 आता कौन से पार्ट में? आर्टिकल पार्ट 6 में आता है ना। (173) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डील्स विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं ये भी पार्ट 6 का ही पार्ट है ना, हिस्सा है आर्टिकल 173। और ये आता है आपके स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, डील करता है स्टेट गवर्नमेंट से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपके? तो ये आपके संबंधित है स्टेट गवर्नमेंट से, वापस स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है आर्टिकल 187। आर्टिकल 27 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता किससे संबंधित है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये किससे डील करता है? तो ये आपकी बात होती है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए आर्टिकल जो रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड हमारे आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। 25 से 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं। भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यूपीएससी की जो स्थापना है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हुई है? वो हुई है आर्टिकल 315 के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 315। 315 से लेके 323 है ना, जो कि पार्ट 14 का हिस्सा है, वो डील करते हैं आपके जो सर्विसेज है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे डील करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका संबंधित है आर्टिकल और यूनियन गवर्नमेंट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियन गवर्नमेंट, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बात करें जज के ट्रांसफ़र की, तो जज का ट्रांसफ़र कोई राज्य सरकार तो नहीं कर सकती, है ना। जज का ट्रांसफ़र होता है सिर्फ केंद्र के हाथों में। प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से कंसल्ट करने के बाद एक जो जज होता है उसका एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए ये यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा प्रतिबंध किससे संबंधित है? तो विधानमंडल में चर्चा, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, किससे डील करता है? ये आपके डील करता है स्टेट गवर्नमेंट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेट गवर्नमेंट। भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है? तो ये होता है आर्टिकल
75 के अंतर्गत आंसर हो जाएगा 75, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 75। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इन मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, है ना। ये तो सबसे पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो है बाकी मंत्रियों का सुझाव देंगे कि इनको जो है आप अपॉइंट कीजिए। और अगर बात करें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, उसके अनुसार जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, है ना, मिनिस्टर्स मतलब जिसमें पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% किसकी? लोकसभा की। लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसकी 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्जित सेवाएं माना गया है? तो इनको सर्जित सेवाएं किस आर्टिकल के अंतर्गत माना गया है? तो ये जो आर्टिकल है वो आपका है आर्टिकल 312, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 312 जो है वो डील करता है आपके ऑल इंडिया सर्विसेज से, है ना। और आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ये बने हैं आपके आर्टिकल 312 पार्ट 2 से। नई संसद द्वारा पूरे वर्ष का बजट पारित किए जाने तक प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए सरकार किस व्यवस्था का उपयोग करती है? तो नई सरकार द्वारा जब तक बजट पारित किया जाए तब तक जो एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो पूरा करने के लिए सरकार किस व्यवस्था का उपयोग करती है? तो वो है आपका वोट ऑन अकाउंट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोट ऑन अकाउंट। आर्टिकल 116 जो है वो बात करता है वोट ऑन अकाउंट के बारे में। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट है क्या? ये एक परमिशन है ना, पार्लियामेंट की सरकार को कि पैसा खर्च करें, है ना। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में पॉसिबल नहीं होता सरकार का कि बजट पास करे, ठीक है, तो लोकसभा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा एडवांस में निकालते हैं, ठीक है, जिसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है ना। वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है खर्चे के लिए। जनरली जो वोट ऑन अकाउंट पे पैसा निकाला गया है वो 2 महीने के लिए होता है ना, 2 महीने के लिए होता है। और कितना निकाल सकते हैं? 1/6, ठीक है, 1/6 ऑफ जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है ना पूरे साल का, उसका 1/6 पार्ट आप निकाल सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। इलेक्शन कमीशन को पावर दी जाती है कि सुपरवाइज करें इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये कौन से आर्टिकल में बात होती है? तो ये बात होती है आपके आर्टिकल 324 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 324। 324 से लेके 329 तक वो डील करते हैं इलेक्शन से, है ना। और 324 जो है वो भारतीय संविधान का, वो इलेक्शन कमीशन को पावर दे देता है कि डायरेक्ट कंट्रोल हो, इलेक्शन करवाएं वो, ठीक है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो सारे भी जो है इलेक्शन कमीशन करवाए, वो आता है आर्टिकल 324 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जोड़कर किया गया है? ठीक है, तो ये कौन से
आर्टिकल को जोड़ के किया गया है। तो ये हुआ है आपका 338 बी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 338 बी। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 14 अगस्त 1993 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, है ना? तो कौन से आर्टिकल के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के, है ना? तो ये जो बात होती है वो बात होती है आर्टिकल 75 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो ये जो आपके आर्टिकल है वो है 241 जो है वो डील करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चलिए इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।